उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं प्रशांत और स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रिज पे। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूं NPCIL पे जो ऑपरेटर का एग्जाम होता है ना, उस पर एडवांस टेस्ट स्टेज 2 भी होता है। दोस्तों मैंने प्रीलिम टेस्ट के जो स्टेज 1 वहाँ पे होता है ना, प्रीलिम टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे पे अपने चैनल पे उसकी वीडियो डाल दी है। तो यदि आपने प्रीलिम टेस्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम टेस्ट पे आपके एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस टाइप से वहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ जाइए और आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसी के बाद जो स्टेज 2 होता है ना, यानी कि एडवांस टेस्ट का टेस्ट होता है, तो उसी के सॉल्यूशन के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके एडवांस टेस्ट पे किस टाइप के पेपर होने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि आपके एग्जाम पे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स से होंगे और यहाँ पे कितना टाइम आपको मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, एडवांस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे की टाइमिंग मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ज़्यादा पेपर टफ नहीं रहता है, 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन पे 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, जो कि बहुत ही ईजी रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहते हैं। ठीक है ना, और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं? 150 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वहाँ पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है, और सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो होपफुली आप सभी लोग को सिलेबस समझ में आ गया होगा और आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं RR साइट पे जो 2019 पे जो पेपर हुआ था ना एडवांस टेस्ट का, उसके सॉल्यूशन के बारे पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑफिशियल पेपर है। आप चाहें तो NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे जाके इसका मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके पेपर के बारे पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों? 20 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं? 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो अपन सबसे पहले इन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया था, कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है? सिंपल क्वेश्चन है, चुंबक से कौन आकर्षित होगा दोस्तों? लोहा होगा, निकल होगा। तो यहाँ पे क्या दिया था? निकल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा सुचालक है? तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पे बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन रहेगा? यहाँ पे चांदी तो दी नहीं है। ठीक है, चांदी ने दी है तो सबसे अच्छा क्या रहेगा? एल्युमिनियम रहेगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरणों में से कौन से रंग की किरण न्यूनतम बिखरती है? यानी कि सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है? किसकी होती है दोस्तों? लाल रंग की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बैगनी की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिंपल है, आप सभी लोग ने कई बार पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा, क्या होता है? बैरोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और वेग के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? बल और वेग के गुणनफल को अपन शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं उसकी एक मैराथन वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको लगभग 4 से 5 घंटे पे फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, सारे क्वेश्चन को मैं आपको वहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अब आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस घटना पर आधारित है। तो आपको पता होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की जो रेटिना होती है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की जो रेटिना होती है ना, उस पर प्रत्यक्ष और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपको क्या याद रखना है? प्रत्यक्ष बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल प्रति चार्ज। यहाँ पे क्या बोला है? बल प्रति चार्ज
को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पे क्या बोला है? बल बटे चार्ज को अपन किसके रूप में जानते हैं? तो विद्युत क्षेत्र के रूप में जानते हैं। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है ना, तो उसमें प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों? यदि अपन किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं ना, तो उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे ना, 2 थीटा बनेंगे। क्वेश्चन पे यही बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन पे क्या बोला गया था? जब अपन किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं ना, तो उस पर प्रतिबिंब कितने बनते हैं? 2 थीटा बनते हैं। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? तो थोड़े समय पर कार्य करने वाले बल को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? आवेग कहते हैं, इम्पल्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 कैपेसिटर हैं, ठीक है, 10 इसके, तो आपको बताना है यदि अपन इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका समतुल्य कैपेसिटर कितना होगा? सिंपल है, तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैपेसिटर की बात हुई है, और जब कैपेसिटर की बात होती है ना, तो समांतर क्रम पे अपन जोड़ते हैं तो इस टाइप से अपन होता है, C1 इंटू C2, ये समांतर क्रम पे होते हैं। ठीक है, और यदि श्रेणी क्रम पे होता तो 1 + C1 और 1 + C2 इस टाइप से होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, समांतर क्रम पे जोड़ते हैं तो कैपेसिटर पे इतना होता है और श्रेणी क्रम पे इतना होता है। लेकिन यदि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की बात आती है ना, इसका उल्टा होता है अपोजिट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे 10 μF लिखा है और यहाँ पे 10 μF को समांतर क्रम पे जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि समतुल्य कैपेसिटर कितना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 + 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, 2 कैपेसिटर हैं और आपको यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ना है, और समांतर क्रम पे जब जोड़ते हैं ना, तो दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 + 10 = 20 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच कूलम्बी बल आर के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कूलम्ब बल क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कूलम्ब बल। ठीक है, कूलम्ब बल क्या होता है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो ये यहाँ पे जितने भी चार्ज वगैरह है ना, ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है? 1/r²। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपने 12th पढ़ा है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले चैप्टर पे ही यही दिया रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और तांबा के वर्ग फंक्शन क्रमशः 2.3 और 4.6 होंगे, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य अनुपात होगा 4.6/2.3। तो यदि अपन इसको रेशियो बनाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार जिसका प्रतिरोध कितना है? R है, n बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे समांतर क्रम पे बात आई है, तो मैंने आपको बताया था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पे कैपेसिटर पे उल्टा होता है और रेजिस्टेंस पे मतलब अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात आई है, तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में होता है 1/r1 1/r1। ठीक है, ये समांतर क्रम में है। और श्रेणी क्रम पे क्या होता है? r1 r2, ये श्रेणी क्रम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? इस तरह के n टुकड़ों पे आपको काटा जाना है। तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? r/n²। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर से गिराने के दौरान उसका वजन रहता है। यदि अपन किसी वस्तु को जब ऊपर से गिराते हैं तो उसका वजन क्या रहता है? 0 रहता है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल वे पे पूछा है, तो चलिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फोकस दूरी क्या होती है? 1/d। ये मीटर पे रहता है। यदि अपन इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर अपन ले जाते हैं तो उसकी आवृत्ति में क्या होता है दोस्तों? यदि अपन किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। सिंपल है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला 2π/L/g। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से अदिश राशि का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अदिश राशि बल है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में प्रवर्धन गुणांक बीटा का मान किसके बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीटा का मान होता है IC/IB। अब मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, जब बीटा की बात आती है ना, तो बीटा में हमेशा बेस में बी रहता है। ठीक है, बेस में हमेशा क्या रहता है, बी रहता है। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पे अल्फा की बात आती तो अल्फा पे क्या होता है दोस्तों, IC/IE होता है। थोड़ी सी आपको अल्फा को याद रखना पड़ेगा। और बीटा और बेस सेम सेम है ना, तो बीटा बराबर क्या होता है, IC/IB होता है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आए हैं, तो अपन मैथ के क्वेश्चन को भी चुटकी पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल पे बताऊंगा, तो आप सभी लोग थोड़ा समझ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई कापी पेन तो है नहीं कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट पे समझाऊंगा, तो आप सभी लोग समझ जाइएगा। जैसे अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अपन सिंपल पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, तो सबसे पहले अपन इसका त्रिया गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 128, और यहाँ पे आ जाएगा 162। दोस्तों अपन 128 को अपन क्या लिख सकते हैं, 128 को अपन लिख सकते हैं 64 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बोलते हैं हाँ जी हाँ। इसी तरह से 162 को अपन क्या लिख सकते हैं, 181 × 2, अपन ये लिख सकते हैं, सिंपल है ना। अब आपको क्या करना है, ये 64 है, 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का होता है, तो अपन यहाँ पे 8 लिख दे, यहाँ पे √2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे इंटू लगा देंगे। 81 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 9 का है, यहाँ पे √2 लगा दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि अपन 8 और 9 को अपन गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और √2 और √2 अपन इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x² तो है ही, x² है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पे आ गया x² बराबर 144, तो x की वैल्यू आ गई 12। सिंपल है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग समझ गए ना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका अनुमानित मान क्या होगा। तो चलिए अपन इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया है, तो आपको डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अपन इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/04। तो दोस्तों यदि अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो करीब 1.01 के करीब आएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों अपन सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो अपन इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, cos² 1 0.5, यदि अपन इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिए ना। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे ये इनवर्स पे है, यदि अपन इसको पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा ना। सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, कुछ इसी टाइप से होगा। और यहाँ पे कितना जाएगा, पहुँचेगा 0.5, और 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 ऊपर कर दिए और 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा के अपन यहाँ पे 0 कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है दोस्तों, cos 60 के बराबर होती है। सिंपल, आपने कई बार पढ़ा भी होगा और इसका यूज भी बहुत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना है, ठीक ना, डेरिवेटिव आपको करना है, अवकलन करना है। तो चलिए अपन इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, d/dx 1/3 x²। ठीक है ना, यही है ना, इसको अपन अवकलन करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब यहाँ पे d/dx और यहाँ पे x² है, यही है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो x² है, x² नीचे पे है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अवकलन करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 x² d/dx अपन यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे x² है ना, x² को अपन ऊपर जाके x2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 और d/dx तो है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अवकलन करना है d/dx, इस टाइप से कुछ है ना, इतना आप सभी लोग समझ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये संख्या जो है तो इसको बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों d/dx x² x - 2। ठीक है,
यहाँ पे डी अपन डी एक्स है। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 एक्स की पावर -3, ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे यही रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि अपन इसको नीचे कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3 एक्स क्यूब। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, लेकिन जब आप इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पे बोला गया है कि यहाँ पे रैखिक समीकरण का समाधान क्या है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को इन चारों ऑप्शन पे रख के देख लेना है, जहाँ पे 0 आए वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा दोस्तों, यदि अपन एक्स की जगह ये ऑप्शन नंबर बी पे एक्स की जगह 9 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, और वाई की जगह 5 रख देते हैं तो 45 - 45 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे भी आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डी आर के सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं, अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3πr² - 4πr, ठीक है। तो जब इसका अपन वो करेंगे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3π, यहाँ पे 2r आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4π आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा अवकलन करने के बाद। अब आपको क्या करना है, इसका मान रख देना है सिंपल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 6πr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4π, ठीक है, इतना है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, आर की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि अपन आर की जगह 4 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24π आ जाएगा, और यहाँ पे 4π तो पहले से दिया हुआ है। तो यदि अपन 24π में से 4π को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20π आ जाएगा, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन पे दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण पे क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग परिभाषा से समझ रहे होंगे। द्विघात समीकरण यानी कि जिसकी घात 2 रहे, ठीक है। तो कौन सा समीकरण पे घात 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे 3 है थोड़े से अपन, और यहाँ पे 2 है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि 512 का घनमूल क्या होगा, 0.00 512 का घनमूल क्या होगा। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 512, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको इसका घनमूल निकाल देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 0.008, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे अधिकतम संख्या ज्ञात करना, जो बच्चों वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या देखें, सबसे बड़ी संख्या कौन है 46.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि f(x) log x x² + 1 किसका फंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है तो एक विषम फंक्शन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे NPCL के मैंने आपको जितने भी मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं ना, यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एडवांटेज पे बहुत अच्छे मार्क्स जाएंगे, ठीक है। यदि आप उन मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपके एडवांटेज पे करीब 40+ क्वेश्चन तो सही ही जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं ना, NPCL पे जितने भी सिलेबस रहते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को लेवल को देखते हुए सेम उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन को लिए हैं। यदि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी एडवांस टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप जाइए उन मॉडल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है। अब आपको इसका मान बताना है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे थोड़े जल्दी से सॉल्व करेंगे। अपन 32 को क्या लिख सकते हैं, अपन 32 को लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, और 48 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन 48 को लिख सकते हैं 4√3, ठीक है, यही आएगा ना। इसके बाद ये बटे है, और बटे पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2, और अपन 12 को क्या लिख सकते हैं 3 यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ ऊपर से क्या करते हैं 4 को कॉमन ले लेते हैं 2√3, और अपन नीचे से अपन नीचे से अपन 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2√3, तो ये कट गया, ये दोनों कट गए ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी नहीं सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगा देना है, जैसे 249 माइनस 248, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 249 प्लस 248, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 497 आ जाएगा, और यहाँ पे एक आ जाएगा, एक के साथ अपन इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 457 ही आएगा। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि दो वेक्टर का क्रॉस कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो वेक्टर पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट पे हमेशा जीरो रहता है। यदि अपन यहाँ पे वेक्टर बोल है ना, तो वेक्टर पे हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और आदेश गुणनफल की बात करता है तो आदेश गुणनफल पे हमेशा एक रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस ए आप करेंगे तो यहाँ पे हमेशा जीरो आएगा, और यदि ए इंटू ए करेंगे तो हमेशा एक के करीब आएगा, इस टाइप से रहता है कुछ, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है, तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। अब आपको बताना है कि इसका सही रूप क्या होगा। सिंपल है, चलिए अपन इसे सॉल्व भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 1275, यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे दोस्तों? 4 4 8, तो आपने यहाँ पे लेके 10 की पावर 8, ठीक है। अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1275 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, आएगा ना। दोस्तों यदि अपन यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, कितने पॉइंट लगाए हैं दोस्तों? यहाँ पे 3 पॉइंट लगाए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगी। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1.275 इंटू 10 की पावर -5। कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। आप सभी लोग समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। सिंपल है, यहाँ पे माइनस लिखा ना, तो -10 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? -10 का क्यूब होगा -27 होगा, और यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, क्रिया गुणा करा देना है, तो यहाँ पे के आ जाएगा -8 बराबर 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 10x बराबर कितना है? √3 दिया हुआ है, तो √3 कौन से वैल्यू पे होता है दोस्तों? 60 की वैल्यू पे √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 10 काली 20 सफ़ेद गेंद हैं। एक ही समय पे यदि अपन बिना सोचे निकालते हैं तो सफ़ेद गेंद आने की कितनी प्रायिकता है। तो चलिए अपन इसे पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल गेंद कितनी हो गई? तो यहाँ पे टोटल गेंद हो गई दोस्तों 30। अब आपको कौन सी गेंद निकालना है? सफ़ेद गेंद निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 20/30, सिंपल। इसे आप काट दीजिए तो 2/3 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लगेगा। cos 52, cos 68 और cos 172 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। हालांकि इसका आंसर 0 रहेगा, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी है, ठीक है। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे cos 52 लिखा है, यहाँ पे cos 72 लिखा हुआ है। cos 72 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? cos 72 को अपन लिख सकते हैं, cos 72 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? cos 180 - 8, सेम लिखा है ना दोस्तों, cos 172 लिखा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 180 - 8 बराबर cos 172, ठीक है। तो जब अपन 180 से घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इतना आप सब लोग समझ गए ना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 52 डिग्री, और यहाँ पे कितना आया था? -cos 8 डिग्री, और यहाँ पे cos 68 है, इसको अपन यहाँ पे एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसका अपन यूज अभी यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos 68 जो है तो अपन इसे लिख रहे हैं, इसका आप यहाँ पे यूज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या रहता है दोस्तों? जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 साइन रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा? साइन a + b, तो a की जगह यहाँ पे कितना है? 52, और b की जगह कितने है? 8 है, तो a + b, तो यदि अपन इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52 + 8/2, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक फार्मूला रहता है, यहाँ पे साइन इसको इससे घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52 - 8/2,
ठीक है। एज इट इज आपको इसको यहाँ पे इसी तरह से लिखा रहने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 साइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 में यदि अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना रहेगा, साइन यहाँ पे 44 आएगा। 44 में यदि अपन 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस 68 लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। 1/2 होती है, तो 1/2 कट गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन 22 आ जाएगा, ठीक है। इतना आप सभी लोग समझ गए ना। आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे, एज इट इज आप इसी तरह से लिखिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन -sin 22 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 68 तो लिखा ही हुआ है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, -sin 22 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 68, ठीक है। बस आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 22 है ना और यहाँ पे 68 है। तो अपन इसी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं साइन 90 - 22 इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना है, साइन 22, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 22 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस साइन 22, ठीक है। तो इसको अपन काट दिए तो कितना आ गया, 0 आ गया, सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन किससे दर्शाते हैं, प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में दुर्लभ गैस मिलती है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, आर्गन। आर्गन जो है तो कम मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल इकाई सेल में पैकिंग दक्षता कितनी होती है। तो मैं आपको दोस्तों इसको बोलूँगा, आपको याद रखना पड़ेगा। 52.4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्नेहक के रूप में काम किया जाता है। तो स्नेहक के रूप में किसको यूज करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ध्यान रखते हुए कॉपर, जस्ता और टिन और एल्युमिनियम तो गन धातु मिश्र धातु होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, गन मेटल पे क्या होता है, कॉपर होती है, ठीक है। इसके बाद जिंक होता है और यहाँ पे टिन होता है। तो अपन क्या कर लिख देंगे दोस्तों, 1 2 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पे क्या बोला था, गन मेटल में कौन कौन सी धातु होती है। तो कॉपर होती है, जस्ता होती है और टिन होती है, बस वही आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जैसे फार्मिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, उस पर क्या होता है, जैसे कि एस्टिक एसिड आप लिखते हैं CH3COOH रहता है। तो किसका फार्मूला है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। इसी टाइप से आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है। तो COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि CO2 में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। जैसे यहाँ पे 16 ग्राम लिखे ना, 16 ग्राम आप HT से लिखे रहने दीजिए। यदि अपन O2 का यदि अपन आणविक भार निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ पे अपन किस ले सकते हैं, 1/2 और 1/2 यानी कि 0.5 मोल इसका करेक्ट आंसर रहा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियन में जो घटक कम मात्रा में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विलेय बोलते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैविक अम्ल कौन है दोस्तों, साइट्रिक एसिड, जो कि नींबू में पाया जाता है, जो कि एक तरह का जैविक एसिड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। होपफुली दोस्तों मैंने आपको जो एडवांस टेस्ट का पेपर सॉल्व कराया है आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ में आ गए होगा। फिर दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।